हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे एक अपना न्यू याद तो कहें कि इसमें से हम लोग कुछ अब नया स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसे कि आप देख ही रहे हो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो हाँ, ऐसा नहीं है, पहले भी हम लोग कवर कर चुके हैं। एनसीईआरटी जब पढ़े हैं वहाँ पे सारी चीज़ें, यानी कि जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, फैक्ट तो ठीक है कुछ मैं लिखवाती जा रही थी, लेकिन उतना ज़्यादा तो कवर नहीं हो पाते हैं। और हाँ, एनसीईआरटी आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपके जो समझ होती है ना, क्योंकि देखिए यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछता है, यहाँ पे मेन टारगेट तो हमारा यूपीएससी है। बट आप स्टेट पीसीएस देते हो, कोई एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, कोई बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हैं, हर एक में जीएस पूछा ही जाता है। ठीक है, तो उनमें भी आपके पॉलिटी, ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही। जैसे पॉलिटी ले लीजिए, आप हिस्ट्री ले लीजिए और जियोग्राफी ले लीजिए, इनसे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, आप छोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इनको आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। और देखिए जो अभी ट्रेंड आया है, मोस्टली हम यूपीएससी की बात करें इसमें आते हैं, तो यहाँ पे ना जो अभी आया है कि एनसीईआरटी, जो भी बंदे सोच रहे होंगे, यानी कि जो भी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि अरे मतलब एनसीईआरटी में टाइम खराब करना थोड़ा अच्छी बात नहीं है। मैं आपके लिए बता दूं कि क्वेश्चन उठा के आप 2021 की देखिए, जो भी 17-18 क्वेश्चन आए थे, मिनिमम 17-18 क्वेश्चन थे इस बार। ठीक है, 2021 की मैं बात कर रही हूँ। एक मतलब जितने भी क्वेश्चन थे, तो आप ना सिर्फ यदि चलिए ठीक है कि बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन आप जब एनसीईआरटी पढ़े रहोगे ना, तो देखिएगा कि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो रहे हैं। क्योंकि हमें क्या करना है कि हमें अपना ना पढ़ने का जो सही अप्रोच होना चाहिए। यहाँ पे मैं आज थोड़ा सा आपका टाइम लूँगी, 10-5 मिनट, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। कल से तो कंटिन्यू चलेगी ही, उसमें कोई बकवास नहीं होगी। ठीक है, बट थोड़ा सा आपको बताना या गाइड करना मेरा एक फ़र्ज़ बनता है, जिम्मेदारी भी बनती है। सो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो इसमें से ना क्या है कि हम जब पढ़ते हैं ना, तो सिर्फ ये इम्पोर्टेंट नहीं कि बस पढ़ के निकल जाए। पढ़ने का मतलब ये है कि समझना चाहिए। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आप जैसे हम जियोग्राफी का पढ़ रहे हैं, राइट? जियोग्राफी में हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा, मतलब रट्टा मारने से बेहतर है। आप समझिएगा कि कैसे हम क्लियर कर सकते हैं कि हमने पढ़ा कि चलो, जो राइस है पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, उसका प्रोडक्शन जो होता है, तो वो कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। लेकिन हमने यदि ये जान लिया कि भैया राइस जो है वो कहाँ का, मतलब कैसी जगह पे हो सकता है, देखिए कि मतलब कितना सिंपल सा हो जाएगा कि हमने ये जाना कि इसके लिए पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, जो वर्षा है वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए होती है, उसका जियोग्राफिकल रीजन किस तरीके का होगा, तो ओवरऑल हम लगा ले जाएंगे। यदि हमें पता भी नहीं, लेकिन हमें ये पता था ना कि हाँ, इस रीजन में ऐसा ऐसा है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कैसे किस तरीके से बारिश हो रही है, क्या हो रहा है, पानी कितना मिल रहा है, वो सारी चीज़ें देख के हम पता लगा पाएंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है। मतलब रट्टा मारने से बेटर है। और ऐसे फैक्ट पूछे नहीं जाते यूपीएससी में। हाँ, लेकिन आपके स्टेट पीसीएस, चाहे फिर वो यूपी का हो चाहे बिहार का हो, अभी बिहार होने वाला है बिहार पीसीएस का, चाहे एमपी के हो, तो वहाँ पे क्वेश्चन सीधे फैक्ट वाइज बन जाते हैं। और आप में से ना ऐसे मतलब होंगे कि चलो ठीक है, पूरा यूपीएससी के लिए डेडिकेटेड है, बट आप स्टेट पीसीएस भी ट्राई कर रहे होंगे, और वहाँ पे आपको ये बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ स्टेट पीसीएस के लिए नहीं, आप चाहे एसएससी की तैयारी कर रहे हो, या बैंकिंग की, या अदर जो जितने भी एग्जाम होते हैं ना, इन टॉपिक्स को आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, इन सब्जेक्ट्स को आप बिल्कुल भी स्किप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि जीके जीएस कंप्लीट करना तो यही होता है, जीके जीएस, कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, तो इनसे ही हमें कंप्लीट करना पड़ता है। सो दैट यहाँ पे हम लोग ना पूरा कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में, मैं फिर से कह रही हूँ, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप वीडियो देखो, बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं कर रही हूँ, आपका नहीं मन है मत देखिए। बट हाँ, मैं एक मतलब यहाँ पे एज अ स्टूडेंट या एज अ फ्रेंड, मैं आपको ज़रूर ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। 2 से 3 राउंड, मतलब एक बार नहीं, उसे 2-3-4 बार ज़रूर से ज़रूर पढ़िए। चाहे वो पॉलिटी की हो, चाहे हिस्ट्री की हो, चाहे ज्योग्राफी की हो, क्योंकि अब जो क्वेश्चन का ट्रेंड है, तो आपको पॉलिटी की भी एनसीईआरटी यदि पढ़ेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिट होगा। इसलिए उसे स्किप मत करिए, वो आपके लिए ज़रूरी। मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट हम लोग भी ना पहले क्या किए थे, जो मैं अभी आपको सजेस्ट कर रही हूँ, कि लक्ष्मीकांत हमारी पढ़ी हुई थी, सब कुछ था। यहाँ पे बिल्कुल भी कतई झूठ नहीं है, सारी सच्चाई मैं बता रही हूँ। और यहाँ पे जब पढ़ी हुई थी, 2-4-5 बार 6 बार पढ़ी हुई थी। लेकिन अब क्या हुआ ना कि ये था भैया कि चलो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं इससे, अब क्या किया जाए? फाइनली वही आया कि अब एनसीईआरटी पढ़ा जाए, और कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता हमारे पास है नहीं।
और जब उसको पढ़ेंगे तभी हम क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे तरीके से समझ पाएँगे। अभी जो मैंने आपको ज्योग्राफी का दिया ना कि हमारा मतलब एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसी तरीके से हम लोग अभी जो करने वाले हैं, अपना जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, वो एम लक्ष्मीकांत जी की बुक से ही करने वाले हैं। लेकिन इसमें आपको ना मतलब थोड़ा-सा क्या होगा कि ये है कि अभी अब हम लोग पूरा फैक्ट पढ़ेंगे, पूरा फैक्ट पढ़ेंगे, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? हालाँकि पूरा फैक्ट इन द सेंस कि ऐसा नहीं कि बस छाप देंगे, बिल्कुल भी नहीं। और आप में से सारे के सारे, ये आपकी मतलब ड्यूटी कहिए या मेरा हुक्म कहिए या ऑर्डर कहिए, आपको ये मानना है कि नोट्स आपको साथ-साथ बनाते चलना है। क्योंकि ना आप सोच रहे हो, मतलब हम लोग, बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर जाते हैं कि चलो सुन लेते हैं फिर नोट्स बनाएँगे, फिर मतलब कि बाद में वीडियो ही देख लेंगे, रिवाइज़ कर लेंगे, नहीं हो पाता। यकीन मानिए नहीं हो पाता है, ठीक है? तो इसलिए ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, नोट्स साथ-साथ बनाते चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे मतलब यदि आप मेरे साथ बनाते हो तो काफ़ी अच्छी आपकी नोट्स, शॉर्ट नोट्स बन जाएगी और काफ़ी अच्छे तरीके से रिवाइज़ करने में आपको आसानी भी होगी। क्योंकि अपने खुद की नोट्स से मैं बनवाने वाली हूँ, तो यहाँ पे आपको कोई नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए आप ना कोई एक चीज़ यदि पकड़ लिए हैं, तो कोई एक सोर्स को ही फ़ॉलो करें तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि सारी चीज़ें कहीं न कहीं वही होती हैं। तो इसलिए आप पूरा, आई होप कि आपका सब लोगों का टारगेट बन चुका होगा। हम लगभग 1 साल से हम सब मतलब आपस में जुड़े हुए हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे अब बताने की ज़रूरत है, समझाने की नहीं है, आप सभी लोग समझ चुके होंगे। बट जो न्यू है उनके लिए मैंने ये सारी बातें बताई। तो आपको ये सब कुछ देख के चलना है और जब भी पढ़ाई करनी है ना, हवा में नहीं करना। एक बात ये भी याद रखिए, हवा में नहीं तैरना है। यहाँ पे पढ़ाई आप ऐसे करो कि भैया क्वेश्चन की मतलब जो हमारा एग्ज़ाम जिसकी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लोअर लेवल का हो चाहे हाई लेवल का हो, उसकी डिमांड एक्चुअल में क्या है? अब पता चले हम एसएससी के लिए पढ़ रहे हैं और पढ़ने लगे मतलब उसके डीप में जा के घुस-घुस के ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, कोई फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यदि हम यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे फैक्ट रट्टा मार रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो ऐसा क्वेश्चन पूछता ही नहीं है, तो भई ऐसे टाइम क्यों वेस्ट करोगे आप? तो सीधा सा सिंपल सा है कि आप क्या करें? तो यहाँ पे सीधे से है कि आप सिलेबस पढ़ो और सिलेबस के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और देन आप क्या करो, उस टॉपिक को उठा के कवर करने की कोशिश करिए। कि एग्जैक्टली इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंड हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, इस तरीके से हमें अपना काम करना चाहिए। ठीक है? आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा मेरा जो लेक्चर है बोरिंग वाला, वो समझ में आ चुका होगा। खैर, अब हम आते हैं कि हमें जो स्टार्ट करना है, यहाँ पे मैं फिर बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कवर किया जाएगा। और आपकी जितनी भी लक्ष्मीकांत है, वहाँ पे सारे क्वेश्चन, सारे आंसर, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। आप स्टेट पीसीएस का तो बिल्कुल छोड़ ही दीजिए। यहाँ से आप जाओगे ना, आंख बंद करके लगाओगे, जो भी 17-18 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज होता है यार इनका। ये 3 सब्जेक्ट जो मैंने बताया ना, 3 से 4 इस बार तो इकोनॉमिक्स भी यूपीएससी में धड़ल्ले से दिया था, 14-15 क्वेश्चन। और स्टार्टिंग में ही मतलब इस बार का क्वेश्चन का जो ट्रेंड था ना, काफ़ी खूबसूरत वाला था कि देखिए पहले होता था क्वेश्चन बिखरे हुए होते थे। इस बार पहले इकोनॉमिक्स दिया, फिर हिस्ट्री दिया, फिर ज्योग्राफी दिया, फिर पॉलिटी दिया, फिर साइंस एंड टेक दिया। मतलब काफ़ी सिस्टमैटिक ढंग से दिया था। 2021 का पेपर आप लोग देखिएगा, टाइम मिलेगा तो अभी मैं दिखा भी दूँगी लास्ट में, ठीक है? तो यहाँ पे ख़ैर आते हैं और इसमें हम लोग बात करेंगे आज कि जो भारत का हमारा संविधान है ना, तो इसके इतिहास के बारे में, ठीक है? भारतीय संविधान का इतिहास। देखिए पहले से आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, आई होप कि आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। और हिस्ट्री में भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ एनसीईआरटी ही पढ़ें ज़्यादा, मतलब 10 बार, 12 बार, जितनी बार आप पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ें। और उससे आगे कुछ भी ना पढ़ेंगे ना तो भी हो जाएगा आपका। ये आप मतलब थोड़ा-सा मेरे पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मेरे पर क्या, एनसीईआरटी बुक पर कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ने वाले, क्योंकि हुआ क्या था? ये जो पीडीएफ है, तो यहाँ से जिसको भी ज़रूरत होगी आप आईएएस पॉइंट की वेबसाइट पे जाके वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है? तो इसमें यदि हम बात करें मेन रूप से, तो यहाँ पे क्या था कि जैसे संविधान, सबसे पहले आप संविधान की बात कर लेते हैं कि संविधान क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है। मैं आपको एक मोटा-मोटा हिसाब बता देती हूँ। पीडीएफ का जो भी लिखा हुआ है आप लोग खुद से पढ़ सकते हो, ठीक है? यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कि संविधान, आपका संविधान क्या है? तो सीधे से आप इसको 1 से 2 वर्ड में कह सकते हो कि किसी देश की जो मूल विधि या कानून है, या एक क्या कह सकते हो आप कि यहाँ पे एक दस्तावेज है। ठीक है? जिसको मतलब जिस देश की सारी चीज़ें उस पे इंक्लूड की गई है। लाइक हम लोग वो किताब पढ़ते हैं कोई, लक्ष्मीकांत ही पढ़ रहे हैं, पूरा कंपाइलेशन उसमें दिया गया।
पूरा हमारे जो जितने भी सिलेबस है हमारा, उसके एक-एक टॉपिक उसमें मेंशन किए गए हैं। ठीक इसी तरीके से कि हमारे इंडिया में क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे मतलब होता है ना ये कि चलो ठीक है हमने कह दिया कि ऐसे करना, कहने से कब तक चलेगा? किसी को मतलब माइंड है स्किप कर जाएगा। इसलिए एक लिखित फॉर्म में होना चाहिए। अभी मैंने भी आपको क्या बोला कि नोट्स बनाओ भाई। क्यों बोला मैंने नोट्स बनाइए? क्योंकि वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद नहीं रह पाएगा। तो जब याद नहीं रह पाएगा तो आपके लिए क्या एक ईज़ी रास्ता होगा कि चलो हम नोट्स खोल के अपना देख लेंगे कि हाँ भाई, यहाँ पे ऐसा-ऐसा बात करनी है, ठीक है? लेकिन वहीं पे यदि ऐसा हो गया कि आपने नोट्स नहीं बनाई, यानी कि हमने कहा कि संविधान हम एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, लेकिन हमारा कोई लिखित दस्तावेज है नहीं। अब किसी ने कहा था फंडामेंटल राइट है, क्या प्रूफ है आपके पास? क्या है प्रूफ आपके पास कि फंडामेंटल राइट है? किसने कहा था कि फंडामेंटल राइट? कहाँ से लिया गया था? कहाँ पे लिखा गया? कोई नहीं है। तो कोई मानेगा, कोई नहीं मानेगा। इसलिए इसे लिखित फॉर्म में तैयार किया गया था और सबसे पहले आप देखोगे ना कि जो संविधान का निर्माण था वो एथेंस ने यूनान में किया था। तो संविधान था जो इसका निर्माण एथेंस ने किया था, यानी कि यूनान जो था। तो इसने अपना क्या किया था, कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो यदि यदि क्या आपकी मर्ज़ी हो ना हो फिर भी प्लीज़ इतनी थोड़ा-सा मेरी रिक्वेस्ट मान लीजिए कि आप लोग ना लिखते जाइएगा, जो मैं बोलूँ कि लिखना है उसे लिखते जाइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जो सबसे पहले ना संविधान बना था, कहाँ का बना था? एथेंस द्वारा बनाया गया था। ये दुनिया का ना पहला लिखित संविधान, पहला संविधान जो बना एथेंस ने बनाया था, ठीक है? लेकिन दुनिया का जो सबसे पहला जो लिखित संविधान बनता है सन 1786, ये डेट लिखिए। लिखित संविधान की मैं बात कर रही हूँ, सबसे बड़े संविधान की नहीं, लिखित संविधान की। और जो सबसे पहले बना था 1786 में अमेरिका द्वारा बनाया गया। सबसे पहले संविधान किसका बना? तो एथेंस का बना था, जो कि यूनान आप कह सकते हो उसे, ठीक है? और उसके बाद यदि सबसे पहले लिखित संविधान जो बनाया गया वो 1786 का कहाँ पे बनाया गया? अमेरिका का। और उसके बाद फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा ये निर्मित किया गया था, अमेरिका का था। और सन लागू कब किया गया ये? 1789 में। तो अमेरिका का संविधान बना कब और लागू कब हुआ? बनता है 1786। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लिख लीजिए, ठीक है? इसको छाप लीजिए, क्वेश्चन एज ही पूछ लिए जाते हैं। और उसके बाद लागू कब हुआ? 1789 में। अब आते हैं कि यूरोप के देशों में सर्वप्रथम नीदरलैंड और हॉलैंड ने ये संविधान बनाया था। अब जब बात आती है कि दुनिया के मतलब दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान कहाँ का बनाया गया था, तो आप क्वेश्चन क्या मार्क करेंगे? यूएसए। लेकिन वहीं पे पूछा जाएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान कहाँ का है, तो क्वेश्चन आपका होगा, आंसर इसका होगा इंडिया। ठीक है? तो यहाँ पे ये दोनों ही बातें याद रखनी है और इसको नोट कर। अब देखिए यहाँ पे कुछ बातें तो हमारी जो थी वो तो ठीक है कि संविधान बना, लेकिन संविधान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्यों किया गया? ज़रा इस पे हम बात करते हैं। तो यहाँ पे ये जो एक्ट वगैरह दिख रहे हैं ना, आपको ना इसको ऐसे नहीं करना जैसे इसमें दिख रहे हैं, वैसे आपको नहीं लिखना है। मैं लिखवाऊंगी जैसे, वैसे आपको लिखना है। तो सबसे पहले ना भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, आप इसको हेडिंग डाल लीजिए। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। देखिए हुआ क्या था कि जो हमारे मतलब भारतीय संविधान को यदि हम इसको बात करें कि किस तरीके से क्या है, तो इसको जानने से पहले सबसे पहले ना हमें इसके इतिहास के जानने की बहुत ज़रूरत है। कई बार मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो भारत का संविधान बना इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे बना, इसका मतलब आप हिस्ट्री लिखो, इतिहास लिखो, इतिहास बताओ कि कैसे बनाई, क्या ज़रूरत पड़ी। तो इसका ना इतिहास जानना हमें बहुत ज़रूरी है। और इतिहास जानने के लिए ना हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो हम करेंगे यहाँ पे, यदि आप देखोगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन यानी कि सन 1757 से लेकर हम यहाँ पे बात करेंगे 1857 तक की। कब तक की? 1757 में क्या हुआ था? ज़रा फटाफट कमेंट करके आप बताइए। खैर छोड़िए, मैं ही बता देती हूँ। आज पहली क्लास है इसलिए आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं डालना है। तो यहाँ पे जो 1757 में हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है? आपको ना वो हिस्ट्री जब जाएंगे तो हिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे तरीके से होगा कि लॉर्ड क्राइव का, सिराजुद्दौला का किस तरीके से। और कई बार क्वेश्चन यहाँ से मतलब कई बार के हमेशा ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे नहीं, छापे जाते पेपर में सीधे के सीधे उठा के। इसलिए आपको ये सारे फैक्ट रटना है। और यहाँ पे 1757 से 1857 आप लिखिए। और इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, फिर दूसरा हम फेज पढ़ेंगे यहाँ पे 1858 से आप देखोगे 1947 या 48 तक की घटना की हम लोग
बात करेंगे तो यहाँ पे किस तरीके से क्या हुआ, कैसे हुआ, इन दोनों को ही हम लोग देखने वाले हैं। अब आप देखिए, ऐसा मत कहिएगा कि मैडम एनसी आप लक्ष्मीकांत पढ़ा रही हैं, लक्ष्मीकांत में तो ये सब हमने देखा नहीं, लिखा नहीं। हाँ ठीक है, लक्ष्मीकांत का भी थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। इसमें क्या है कि पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी आपकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1600 ईस्वी में। इसको, ये जितने भी फैक्ट है लिखते जाइएगा, ठीक है, मैं बार बार अब नहीं बोलने वाली हूँ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। और यहाँ पे ये सिर्फ आए थे व्यापार करने के लिए। काहे के लिए आए थे? ये सिर्फ व्यापार करने के लिए आए थे, कोई और दूसरा मतलब था नहीं इनका, ठीक है, कि हम यहाँ पे प्रशासनिक सत्ता स्थापित करेंगे, राजनीतिक स्थितियां बनाएंगे, ऐसा कुछ मकसद नहीं था। लेकिन जब इंडिया वाले को देखा कि ये तो अच्छे खासे मूर्ख हैं, तो यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, और धीरे धीरे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि यहाँ पे आए तो व्यापार करने थे, लेकिन करने क्या लगते हैं ये, यहाँ पे अपनी राजनीतिक सत्ता बनाने लगते हैं, अपना यहाँ पे वो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को यहाँ पे क्या करने लगते हैं, ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं और अधिकार जमाने लगते हैं। कौन? अंग्रेज, जो कि यूरोप वासी थे, वो यहाँ पे सिर्फ आए व्यापार करने थे, लेकिन अब कुछ कर और रहे हैं, कुछ गुलाउर खिला रहे हैं। और इसके बाद देखिए क्या हुआ था कि जब इन्होंने मतलब ज़्यादा, बहुत ज़्यादा भारत पे हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया, तो भारतीयों ने मतलब लंबे टाइम से उनके अंदर आक्रोश तो चल ही रहा था। और एक टाइम आपको याद होगा 1857 की क्रांति, शायद ही कोई भूले कि यहाँ पे क्या हुआ कि 1857 की क्रांति जब हुई, और 1857 की क्रांति में मोस्टली उत्तर भारत या उत्तर या मध्य भारत के जितने भी राष्ट्र थे या जितने भी राज्य थे, राजा रजवाड़े थे, वो सब इसमें शामिल हुए थे। दक्षिण भारत तक ये नहीं पहुंच पाया था। तो इसमें कई सारे मत भी आते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, या सैनिक विद्रोह है, या स्वार्थी सैनिकों का विद्रोह है, या राजाओं का, जो भी है। तो खैर उनका आप लोग देखेंगे इतिहास में। इसमें से ये सारी बातें मतलब बताई गई। और उसके बाद ना जब वहाँ की जो ब्रिटेन की महारानी थी, उनको पता चला कि भैया हम तो इनको भेजे थे व्यापार करने के लिए, और ये तो कुछ और ही कर रहे हैं। और जब वहाँ पे ये सारी बातें उन्हें पता चलती, उन्होंने कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लिया। कब? 1858 में। तभी हमने बात की ना कि ताज का शासन जो है 1858 से 1947 तक की जब हम बात करेंगे, वो ताज के शासन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसमें से क्या हुआ कि यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती रही, उन्होंने अपने हाथ में ले लिया। और 15 अगस्त 1947 तक वो मतलब एलिजाबेथ ही डायरेक्ट रूप से करती रही, उनका सचिव वगैरह भी स्थापित किए गए थे। आपने देखा कि उसमें 2-3 बार अभी हम बात करेंगे कि कब कब जो भी उनके गवर्नर वगैरह उनके नाम चेंज हुए, कैसे क्या हुआ, उसको देखेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि स्वतंत्रता मिलने के साथ ही हमारा इंडिया जो था, इसको कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ेगी भैया। अब क्या होगा, हमें तो कुछ करना पड़ेगा, इसको संचालित करने के लिए कैसे करेंगे? वही जो मैंने बताया ना कि सुन लोगे आप तो कोई फायदा होगा नहीं। एग्जाम के टाइम पे आपने कहा, अच्छा बताया था, मतलब क्या ये तो मैडम ने पढ़ाया नहीं था, वो भी नहीं पढ़ाया था, वो भी नहीं पढ़ाया था, आ तो वहीं से गया। अरे तभी तो मैं बोल रही हूँ, नोट्स लिखे रहेंगे, बनाए रहेंगे, तो आपको लगेगा हाँ हाँ यहीं से आ रहा और कहीं से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ना इनको भी ऐसे लगा कि अब क्या किया जाए। कई बार पूछा गया है कि सबसे पहले संविधान की मांग किसने की थी, कब से इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो देखिए क्या हुआ था, बी.एन. राव, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 1934 की घटना है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि भारत में ये साम्यवाद के आंदोलन के प्रेरणा थे, और मतलब कि प्रेरणा थे। और इन्होंने क्या सुझाव दिया कि मतलब इनका ये था कि चलो अब यहाँ पे हमें एक अपने देश के लिए संविधान बनाना चाहिए, ठीक है। तो आप बात करोगे कि संविधान का सबसे पहले सुझाव किसने दिया या क्या हुआ, तो मतलब किसकी बात को माना गया, सुझाव तो पहले से भी आ रहे थे, किसकी बात को अमल पे लाया गया, वो थे बी.एन. राव जी, ठीक है। इनका फुल फॉर्म पूछने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, बुक में भी ये लिखा है। तो जो बी.एन. राय थे, तो यानी कि सॉरी बी.एन. नहीं, एम.एन. राय थे, ठीक है। तो इनका नाम आप नोट कर लीजिए। कब की घटना मैं बता रही हूँ, एम.एन. राय जो थे वो थे 1934 की घटना, ये आपको बताई जा रही, कब की, 1934, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 को पहले तो कैबिनेट मिशन आता है, कब, 1946, उसकी पूरी प्रोसेस होती है। और सिर्फ कैबिनेट मिशन आने से ही प्रोसेस स्टार्ट नहीं होती है, उससे पहले अभी जितने भी एक्ट पढ़ने वाले हैं उन सब पे आप देखोगे कि संविधान का जो धीरे धीरे ना सॉरी उसकी जो नींव पड़ती है किस तरीके से पड़ती है। और 1950 में फाइनली आपका संविधान यानी कि कहें कि लागू हो ही जाता है। और उसके बाद अब क्या हुआ कि संविधान और राज्य व्यवस्था की जो बहुत सारी मतलब कई विशेषताएं थी ब्रिटिश शासन से
ग्रहण की गई। कई बार कहा जाता है कि उधार का थैला है। और इसके बाद ब्रिटिश शासन की जो कुछ घटनाएं ऐसी थी जिनके कारण ब्रिटिश शासित भारत में सरकार और प्रशासन की विधिक रूपरेखा निर्मित की गई। और यहाँ पे हमारे संविधान में जो इसका काफ़ी ज़्यादा गहरा असर भी पड़ा। कई बार कहते हैं कि उधार का थैला है, 1935 के एक्ट से सारी बातें ली गई हैं। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे समझोगे। जो बिल्कुल भी आज नए होंगे ना, उनके लिए तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से जा रहा होगा, डोंट वरी। हाँ, बिल्कुल भी आपको कोशिश करूँगी कि क्लास में ही मैं रटा दूँ। और आप लोग भी थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि आपका दिमाग भी यहीं हो जब तक पढ़ें। जितने भी सोना बाबू का मैसेज आ रहा हो तो उन्हें म्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। आपको ध्यान से पढ़िएगा, तो कहीं से भी पढ़िए, आपके लिए हर जगह पे वही चीज़ें बताई जाती हैं, बस बताने का तरीका अलग अलग होता है। तो इसलिए यहाँ तक की बातें जो मैंने आपको समझाई, आई होप कि समझ में आ चुका होगा। बस सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि संविधान में पहले जो अंग्रेज आए थे, संविधान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो वो सारी चीज़ें कि वहाँ पे वो आए तो कंपनी व्यापार करने के लिए, यहाँ पे कुछ और करने लगे। तो ये धीरे धीरे अब जनता को भी थोड़ा जागृत होने लगे थे। आगे एजुकेशन वगैरह भी बढ़ने लगा था। आप लोग सिविल सर्वेंट बनने की तैयारी कर रहे हैं, ये भी ब्रिटिश सरकार की ही देन है। बिल्कुल आप इसे नकार नहीं सकते हैं। आप में से जिसके अंदर भी राष्ट्रीयता हो वो छोड़ सकते हैं तैयारी करना, क्योंकि ये भी एक ब्रिटिश गवर्नमेंट की ही देन है। पहले उन्होंने ही ये सारी चीज़ें लॉन्च की थी। और ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया कि किस अधिनियम के तहत ये लाया गया था। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, राइट। तो अब आता है, सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे, कंपनी का शासन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाते हैं ऐसे ही। और जब पेपर देने जाएंगे तब आप कोई भी लौट के मेरे से आर्ग्यू करिएगा। अभी मैं जितना बोल रही हूँ चुपचाप छापते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहली हेडिंग क्या डालना है, आप डालोगे, एक तो आपने डाल ही लिया होगा भारतीय संविधान का जो इतिहास है या इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसको, ठीक है। अब यहाँ पे डालना है कंपनी का शासन, जो कंपनी का शासन है। और उसके सामने आपको क्या लिखना है, 1773 से 1858 तक, ठीक है। यानी कि कंपनी का शासन कब से कब तक था, तो 1773 से 1858। एक बार मैं फिर समझा देती हूँ। कंपनी का शासक इन द सेंस कि यहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ कंपनियां जो स्थापित की गई थी वो व्यापार करने के लिए लाई गई थी या व्यापार करने के लिए भेजी गई थी। लेकिन बाद में जैसे ही ये सारी घटनाएं होती हैं, 1857 का विद्रोह वगैरह होता है, अब वहाँ की रानी को समझ में आ चुका था कि भैया व्यापार से ज़्यादा कुछ और कर रहे हैं, इसलिए फिर वो डायरेक्ट अपने हाथ में लेती हैं। तो दूसरा आप इसी के नीचे क्या लिखेंगे, ताज का शासन, ठीक है। ये पहला हो गया कंपनी की शासन 1873 से 1858 तक। दूसरा ताज का शासन आता है 1858 से 1947 तक। किसका शासन, ताज का शासन, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो बातें, आपके दो फैक्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। जब भी कभी क्वेश्चन में पूछे कि कंपनी का शासन कब से कब तक, तो 1773 से और 1858 तक। ताज का शासन कब से कब तक, 1858 से 1947 तक। अब आते हैं इनके बीच में कि भाई 1773 से 1858 तक हुआ क्या था ऐसा, जो कि इनमें इतना बड़ा बदलाव आ चुका था। अब आता है कंपनी के शासन में जो आपका पहला आएगा वो आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब यहाँ से आप नीचे से लिखिए, पहला आप लिखेंगे कि इसमें किसमें, कंपनी के शासन में आपका पहला आएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। तो जो 1773 का देखिए, ये जो PDF है मैं इसको पढ़ के बिल्कुल भी आपको नहीं बताने वाली हूँ। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग या IAS पॉइंट की वेबसाइट पे चाहे वहाँ से PDF डाउनलोड करके जिनको भी ज़रूरत हो वो पढ़ सकते हैं। बट मैं ज़्यादा आपको यही फोर्स करूँगी कि नोट्स बनाते जाइए, तो PDF पढ़ने की ज़रूरत ना पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है, क्यों आता है, बात वहीं पे थी। बात अभी कहीं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ी थी कि भैया कंपनी थी, कंपनी आई तो व्यापार करने थी। और जब ये प्रशासनिक हस्तक्षेप करने लगी तो यहाँ पे क्या किया गया कि रानी जो वहाँ की थी उन्होंने क्या किया कि एक यहाँ पे एक्ट पारित करती है। और उसके तहत रेगुलेट करने के लिए क्या होता है कि इंडिया पे कुछ लोगों को भेजा जाए। जो वो लोग आते हैं, इनका ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है, इनका मेन मकसद क्या था कि कंपनी को रेगुलेट करने का, ठीक है। कि वहाँ से अब ये एक्ट वगैरह बनाया गया कि भैया वहाँ कंपनी को ज़्यादा ही उछल रही है, उससे रेगुलेट करने के लिए आप जाओ, नियंत्रित करने के लिए या नियमित तरीके से नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा ये उठाया गया पहला कदम था। कब,
शंका तो पहले ही हो गई थी, 1858 बहुत दिन हो चुके थे। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि हम तो इन्हें भेजे थे व्यापार के लिए और ये तो कुछ और ही करने लगे, जाओ देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और इनकी कान पकड़ के खींचो कि भैया ऐसा मत करो, जिसके लिए आए वही करो, उसी में भलाई है। और यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए आता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। और इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली, एवं इसके द्वारा क्या किया गया यहाँ पे कि केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। रेगुलेट करने के लिए तो आया, लेकिन यहाँ पे अब क्या कर दिया गया कि इनको भी पता चल चुका था कि यहाँ पे यदि हम शासन वगैरह करना चाहें तो काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कंपनी ने भी थोड़ा सपोर्ट कर दिया कि चलो ठीक है, कर ही रहे हो, देख ही लेते हैं। तो इन्होंने क्या कर दिया, पहली बार ऐसा हुआ, ये तो पहले ना चुपके चुपके कर रहे थे, जितने भी व्यापारी थे चुपके चुपके करे, कंपनी को पता नहीं था कुछ। वहां जाते थे तो नवाब कहे जाते थे कि भैया ये तो देखो नवाब है, इंडिया में जो जाता है ना लौट के आता वो नवाब ही बन जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, कहाँ जाते थे, जहाँ से ये आते थे, चाहे पुर्तगाल के हो, चाहे इंग्लैंड के हो, चाहे जहाँ से भी आते थे, ठीक है। तो अब इनमें सारे के सारे यूरोपीय थे, देश अलग अलग है, यूरोप एक महाद्वीप है, वहीं से ही सारे के सारे आते थे। तो अब इनमें से क्या हुआ कि पहली बार ऐसा हुआ कि चलो ठीक है, इनको अब हम प्रशासनिक अधिकार देंगे। तो कब ये 1773 के रेगुलेटिंग जो प्रशासनिक अधिकार देने की बात हुई थी, कब की गई, प्रशासनिक और राजनीतिक मान्यता वो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई। और इसके द्वारा क्या किया गया था यहाँ पे कि भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव डाली गई। किसकी नींव डाली गई थी, केंद्रीय प्रशासन की नींव इंडिया में डाल दी गई थी। किस एक्ट के तहत डाली गई थी, इन सबको एक एक पॉइंट करके नोट करते जाइएगा। केंद्रीय प्रशासन की जो नींव 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही डाली गई। इसके बाद क्या क्या होता, जो मेन यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको रटने की जरूरत नहीं है 1773 में। और देखिए आपके क्वेश्चन में मतलब पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि पॉलिटी के सेगमेंट में ही बने, क्योंकि पॉलिटी में अभी तक नहीं पूछे गए, लेकिन पेपर में आपके क्वेश्चन बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट। तो ये बनते हैं आपके हिस्ट्री से, आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा जानना, क्योंकि आगे की बातें पढ़ेंगे बार बार आएगा, इसलिए मैंने सोचा यहाँ पे निपटा देते ज़्यादा अच्छा होगा। तो पता रहेगा आपको, जब मैं कहूँगी 1773 का एक्ट तो आपको पता रहेगा हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या हुआ, जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बम्बई था, मद्रास था और कलकत्ता। देखिए इनका जो नाम है ना, यही नाम आपको पेपर में भी लिखना, ठीक है। अभी मुंबई है, अभी कोलकाता है, तो इसको नहीं लिखना आपको। वर्तमान कोलकाता है, पहले उस टाइम पे तत्कालीन कलकत्ता ही था। तो यहाँ पे जो बम्बई था आपका, ये प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी। तो बम्बई, मद्रास और कोलकाता प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। 3 प्रेसिडेंसियों को किसके अधीन कर दिया गया था, बंगाल के। कब, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। और बंगाल का जो गवर्नर था ना, उसे अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था भाई। यहाँ पे जो बंगाल का गवर्नर था, अब उसे क्या कहा जाने लगा था, पहले तो 3 प्रेसिडेंसियों को मिला गया, मद्रास था, बम्बई था और उसके बाद आपकी एक थी कलकत्ता थी, ठीक है, इसमें नहीं लिखा गया, 3 प्रेसिडेंसियाँ थी। तो यहाँ पे जो कलकत्ता थी उसको भी इसी में मिलाया गया था, बंगाल के अधीन ही कर लिया गया था। और यहाँ पर जो गवर्नर था ना, उसे अब कहा जाने लगा था गवर्नर जनरल। बंगाल का ये तीनों का ही था, आगे का नहीं था भी, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाने लगा, पहले गवर्नर बस कहा जाता था, अब कहा जाने लगा गवर्नर जनरल। और पहला गवर्नर जनरल कौन था, जो फैक्ट है लिखते जाइएगा कि वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था, बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल बना वो था आपका वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसके बाद आप देखेंगे कि इसके तहत 1774 में इसी एक्ट के में क्या हुआ कि मतलब कि कोलकाता में एक अपीली न्यायालय की जो स्थापना की गई थी। और इस क्षेत्र में क्या किया गया था कि सीमित तथा इसके प्रथम जो मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे को बनाया गया था। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा इसका जो लोचा था कि इसी जो एक्ट आता है ना, 1773 का एक्ट आता है, यहीं पे 1774 में क्या क्या बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। स्टेट पे से तो दौड़ा दौड़ा के पूछता है इस क्वेश्चन को, ठीक है, कि जो आपका ना एक मतलब अपीली न्यायालय की स्थापना की गई थी, किस एक्ट के तहत की गई थी, पहली बार जो की गई थी वो था 1773 के एक्ट के तहत 1774 में स्थापना की गई थी। तो मैंने यहाँ पे कुछ 2-3 फैक्ट बताए और इनका
ना एक ये भी याद रखना कि हेड कौन थे, एलिजा एम्पे थे, 3 और थे, अलग अलग नाम थे उनके। तो यदि आप लिखना चाहें तो लिख लें, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, कभी पूछा नहीं जाता है। लेकिन इनके जो 3 अन्य न्यायाधीश थे वो थे रॉबर्ट चैम्बर थे, और चैम्बरले और मेस्टर और जॉन हाइट थे, ठीक है। लेकिन इनके नाम कभी पूछे नहीं जाते हैं, तो आप ना इन पे टाइम वेस्ट करें तो बेटर होगा। और यहाँ पे बस इसमें 1700 जो आपका 73 का एक्ट आया, क्या क्या याद रखना है आपको। पहला तो प्रशासनिक और राजनीतिक यहाँ पे शक्तियाँ दे दी गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत रेगुलेट करने के लिए ही ये एक्ट आया था। उसमें बम्बई था, मद्रास था, कलकत्ता था, इन तीनों प्रेसिडेंसियों को कहाँ पे मिलाया गया था, बंगाल के अधीन कर लिया गया था। उसके बाद बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसे गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था। पहला कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स था। और इसी एक्ट के तहत 1774 में आपका क्या किया गया यहाँ पे कि अपीलीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ पे, कोलकाता में। इसके पहले हेड कौन थे, या जो भी आपके चीफ जस्टिस थे वो थे यहाँ पे एलिजा एम्पे थे, ठीक है। ये कुछ बातें आपको याद रखनी है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे इस एक्ट से मतलब जो मेजर इंपॉर्टेंट बातें थी बस इतनी ही आपको याद रखनी है। बाकी ये जो पीडीएफ में सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो आप यदि पढ़ना चाहें, जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में पूछा जाता है मैं उतना ही कराऊंगी, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि पीडीएफ में कुछ ज़्यादा ही लिखा होगा, तो इसको आपको देख लेना है और क्या क्या है। क्योंकि ये जो लिखा गया कि कितना पेमेंट कर दिया गया, क्या कैसे, या क्या क्या अधिकार दिए गए, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको अपीली या दीवानी फौजदारी के अधिकार थे न्यायालय को, वो सब चीज़ें मतलब इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, ठीक है। अब आता है यहाँ पे जो आता है संशोधित अधिनियम, यानी कि 1781। इसे ना आप लिखते जाइएगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आपका आता है संशोधित अधिनियम, या तो हम इसे कहते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि जो 1773 के ना रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए ये लाया गया था, और कलकत्ता को विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान कर दी गई। यानी कि ये जो इसमें लाया गया, तो जो 1773 में कुछ कमियां रह गई थी उनको दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। और यहाँ पे मेन जो काम किया इसने ना, वो क्या कर दिया कि जो कलकत्ता था ना, वहाँ पे विधि निर्माण की शक्ति उसे प्रदान कर दी गई, कानून बनाने की शक्ति भी उसको दे दी गई। अब जो कोलकाता था, आपका पता है कि बंगाल में ही है, तो यहाँ पे उसको ये सारे अधिकार दे दिए गए। और यहाँ से क्या होता है कि जो शासकीय कार्यों के मामलों को सर्वोच्च न्यायालय के परिधि से बाहर कर दिया गया, और सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र को स्पष्ट यहाँ पे बता दिया गया कि भैया अब आपका क्या काम है और क्या काम नहीं है। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट में बात की गई। और उसके बाद अब आपका आएगा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए जो एक्ट आते हैं ना, ये पिट्स इंडिया एक्ट अभी 4 आएंगे, ठीक है। तो इनको ना याद करने का बहुत आप बर्डन बना के मत याद करिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, हर साल बनते हैं, कोई साल ऐसा नहीं जाता कि ना बने। इतिहास में चाहे सेगमेंट में आते हैं, लेकिन क्वेश्चन बनते हैं। आपको पॉलिटी में भी पढ़ना पड़ता है, इतिहास में भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए कि इनको आप ध्यान से समझिएगा, तो ऐसा मतलब छोड़ नहीं सकते आप लोग। और अब आता है जो आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था, लेकिन ना उससे पहले मैं एक दो क्वेश्चंस आपको पूछती हूँ, और आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा कि यहाँ पे क्या किया गया है कि जो इंडिया थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण प्रदान करने का पहला निश्चय कदम था, वो कौन था। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो संसदीय नियंत्रण प्रदान जो करने का पहला कदम यहाँ पे उठाया गया था, वो कौन था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का था, ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चन बने तो आपको याद रखना है। और कुछ क्वेश्चन हमारे यूपीएससी से भी हैं, लेकिन आज नहीं करेंगे उनको, ये टॉपिक समाप्त होते ही हम करेंगे। तो अब आते हैं 1784 का हम पिट्स इंडिया एक्ट में। और यहाँ पे क्या किया गया था, जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट आया था ना, इसे दंड मतलब कि डंडाज एवं फॉक्स एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। भाई ये क्या था, तो ये कुछ ऐसा वैसा नहीं था कि मतलब वो क्या था भाई, 1773 वाला मैटर ही चल रहा था। तो यहाँ पे इसको ना ये लिखा गया है, आपको इसमें भी दिया गया है कि रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए
अभी मैंने एक्ट ऑफ सेटलमेंट बताया ना, उसमें भी वही दूर करने के लिए ही, कुछ कमियों को दूर करने के लिए लाया गया था। और यहाँ पे भी जो आपकी डंडाज और फॉक्स एक्ट में कमी रह गई थी, उसको दूर करने के लिए ये लाया जाता है। और ये एक्ट जो था ब्रिटेन द्वारा अधिकृत राज्यों का ब्रिटिश स्वामित्व वाला आधिकारिक घोषणा था। जो 1784 का अब पिट्स इंडिया एक्ट आता है, ये ब्रिटिश स्वामित्व वाला क्या था, एक घोषणा था। ठीक है, कैसा घोषणा था, स्वामित्व वाला एक आधिकारिक घोषणा था। और इस एक्ट के तहत क्या किया गया था कि कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक यानी कि व्यापारी कार्यों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। यहाँ पे पहला भाग कौन सा था आपका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और दूसरा था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। तो ये जो इम्पोर्टेंट नहीं, ये वाला ना, दोनों ही बातें इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे इसे 2 भागों में तो विभाजित कर ही दिया था। क्वेश्चन आपके कैसे बनेंगे कि भैया राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक करने का श्रेय किस एक्ट को जाता है। ठीक है, या तो स्टेटमेंट में बना के दे देगा कि 1784 के बारे में मतलब आपको ऊपर 1784 का पिट्स इंडिया, नीचे 2-3 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, तो उनमें से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा। तो यहाँ पे क्या किया गया था, इसी एक्ट के तहत राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। और यहाँ पे ये जो 2 आपके यहाँ पे ये बनाए गए, इनका अलग अलग किया गया। और विभाजन के बाद क्या क्या बनाया गया था, तो इसने क्या किया कि निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों की अनुमति दी। किसको, निदेशक मंडल को, यानी कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, इन्हें क्या किया गया कि व्यापारिक मामलों की अनुमति दी गई। लेकिन जो राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के नाम से एक नए निकाय का गठन कर दिया गया। और इस प्रकार द्वैत शासन व्यवस्था की हो चुकी थी श्री गणेश। यहाँ पे जो डायरकी सिस्टम है, इसका हो चुका था शिलान्यास। और इसमें से आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो राजनीतिक और वाणिज्यिक रूप में तो बांटा गया 84 में, लेकिन अधिकार किसे दिए गए, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को क्या था, और बोर्ड ऑफ जो आपका डायरेक्टर था उसे क्या था। तो व्यापारिक जितने भी थे डायरेक्टर को थे, और जितने भी राजनीतिक प्रशासनिक थे वो किसे थे, तो वो कंट्रोलर के पास थे। और नियंत्रण बोर्ड को यह शक्ति थी कि वह ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण या नियंत्रण करे। किसको, नियंत्रण बोर्ड था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था, उसे ये सारे पावर्स दिए जा चुके थे। ठीक है, तो इसमें से इतनी बातें आपको याद रखनी है। और यहाँ पे इस अधिनियम के ना 2 जो कारणों से महत्वपूर्ण था, पहला था कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र का, ओ माय गॉड। और दूसरा क्या था आपका कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया। देखिए, ओ माय गॉड, मैंने कहा किस लिए कहा, हाँ बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो रहा। यहाँ पे मैंने इसलिए कहा क्योंकि इन्होंने क्या किया ना कि जो ये आते हैं कौन, मतलब 1784 का, सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है कि पिट्स इंडिया एक्ट सिर्फ एक ही आता है, चार्टर एक्ट हमारे 4 आते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, बिल्कुल सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जो 1784 का आपका पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके तहत ना ये जो मेन हमें 2 महत्वपूर्ण कारण देखने को मिलते हैं। पहला तो अभी हम कहते थे ना, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, मैंने एनसीईआरटी में कई बार आपको बताया कि जैसे संविधान बना, तो वहाँ पे ये कहा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कि जो भारतीय है, मतलब कि जो राजशाही वाले हैं, जो ब्रिटिश के अधीन क्या है, मतलब कि ब्रिटिश के अधीन जितने भी क्षेत्र हैं, ब्रिटिश प्रांत कहा जाता था उन्हें। ठीक है, तो जो ब्रिटिश प्रांत हैं वो कहाँ पे डायरेक्टली भारत में शामिल हो ही जाएंगे। लेकिन जो बाड़े हैं वो क्या करेंगे कि होना चाहे तो होंगे, नहीं होना चाहे तो नहीं होंगे, या तो भारत में हो जाए या पाकिस्तान में हो जाए, उनकी मर्जी है, ऐसा कहा गया था। ब्रिटिश प्रांत का मतलब था कि जो भारत के कुछ स्टेटों को वो अपने कब्जे पे कर लिए थे। तो ये कब से इस शब्द का ना यहाँ पे बिल्कुल अवतरण हुआ था जो, तो ये हुआ था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से ही हुआ था कि यहाँ पे कंपनी के अधीन क्षेत्रों में पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा जाने लगा था कि जितने भी कंपनी अपना अधिकार जमाएगी वो सारे ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र माने जाएंगे। तो अब ब्रिटिश प्रांत जो वर्ड वहाँ पे आया था, वो यहाँ पे कैसे, मतलब कैसे उसकी शुरुआत हुई, इस बात को आपको याद रखना है। हालांकि क्वेश्चन में अभी इतना टफ नहीं बनता है, तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस एक समझ आपकी होनी चाहिए। और दूसरा था कि ब्रिटिश सरकार को भारत के कंपनी और उसके यानी कि इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण
प्रदान किया जाएगा। मतलब जितने भी ब्रिटिश प्रांत है ना, वहाँ पे सीधे सीधे नियंत्रण किसका होगा, कंट्रोल किसका होगा, तो वो होगा कंपनी का। यहाँ पे किसी ये इंडिया वालों को नहीं चलेगा। फिर जहाँ पे भी ब्रिटिश प्रांत है वहाँ पे कंपनी का ही शासन रहने वाला था। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब आता है 1793 का चार्टर अधिनियम या चार्टर एक्ट। तो इसमें से देखिए, हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा हिंदी वाले मत बनिएगा। ऐसा नहीं कि मैं हिंदी शब्द का विरोध कर रही हूँ, बट थोड़ा थोड़ा ना आप इंग्लिश भी मेंशन करते जाएंगे, जैसे बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो नहीं ज़्यादा समझ में आता हमारे। बोर्ड ऑफ मतलब कि निदेशक मंडल, और वो क्या नियंत्रक मंडल, तो इससे बेटर है ना क्या बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोले। कमर्शियल मतलब कमर्शियल एरिया के लिए किसका था, या पॉलिटिकल एरिया के लिए किसका था, पॉलिटिकल अफेयर्स में किसका हाथ रहता, इसको थोड़ा आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश का मिक्स वेज बना के चलेंगे तो बेटर होगा आपके लिए। तो यहाँ पे जैसे चार्टर अधिनियम है, चार्टर एक्ट भी आप कह सकते हैं, तो ये आते हैं 4। एक बार फिर रिवाइज करिए। 1773 का मैंने बताया रेगुलेटिंग एक्ट, पहले तो कंपनी का शासन 1758 से 1773 से 1758। उसके बाद मैंने क्या बताया आपको, पहला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की याद आता है आपका। कभी कभी सिक्वेंस मिलाने को दे देता, अभी पीसीएस के एग्जाम में आया हुआ था कुछ, मतलब कि ये नहीं था कि इसको सीक्वेंस में मिलाना था एक्ट को, लेकिन ऐसे मतलब कुछ डेट दे दिए गए ना, उन्हें सीक्वेंस में ही मिलाना था, तो ये भी दे देता कि पहले कौन सा है बाद में कौन सा है, इसलिए कैबिनेट मिशन वगैरह का दिया गया था सीक्वेंस में। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1700 फिर 81 का आता है, फिर 84 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, उसके बाद 1793 का चार्टर एक्ट आता है। चार्टर एक्ट 4 आते हैं आपके, 1793 का, फिर 1713 का, सॉरी 1813 का, 1853 का, और उसके बाद आपका जो आएगा यहाँ पे एक और आता है आपका चार्टर एक्ट आता है। तो 1853 तक ही आते हैं आपके। अभी उसके बाद हम आगे देखेंगे कि और क्या क्या होता है, ठीक है। तो 13 का, सॉरी 33 का हमने स्किप कर दिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कौन से 93, 13 और 33 और 53, ये 3 का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा, 20 साल बाद आ रहा था, इसलिए 13 आ रहा था, ठीक है। 3 का कॉन्सेप्ट जो आ रहा आपका यहाँ पे, जो 93 का ना, इसमें मेन बात क्या थी कि यह एक कंपनी के व्यापारिक अधिकारों में 20 वर्षों की वृद्धि के लिए लाया गया था। वही जो 13 का कॉन्सेप्ट आ रहा, 20 वर्षों की यहाँ पे वृद्धि के लिए लाया गया था। कब, जो 1793 का आपका आता है चार्टर एक्ट। और यहाँ पे क्या किया गया था कि जब 20 वर्षों की वृद्धि के लिए, तो ठीक है लाया गया, और इसी एक्ट के तहत क्या हुआ था, दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कि कंपनी के नियंत्रण मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का जो वेतन है वो भारत के राजस्व से दिए जाने का प्रावधान किया गया था। देखिए मतलब कैसे चूस रहे थे ये लोग। जो दादा भाई का ना, दादा भाई नौरोजी का यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था, तो इसमें ना यही बात थी कि इसी समय पे दिया गया था, इसी को आधार मान के 1919 तक ये जो जारी रहता दादा भाई जी का, जो दादा भाई नौरोजी का ये कॉन्सेप्ट था ड्रेन ऑफ वेल्थ। कभी कभी पूछा जाता है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ किसके द्वारा दिया गया था ये कॉन्सेप्ट, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ जो था वो किसके द्वारा दिया गया था, आपका दादा भाई नौरोजी। किसी भी कहीं नोट करके लिख लीजिए। और इसी टाइम पे ये दिया गया था, इसी एक्ट के बाद ही दिया गया था, क्योंकि इसमें क्या था ना, हमें देखने को सीधे सीधे मिल रहा है यार कि यहाँ पे ये इनका जो कंट्रोलर मतलब काम इनके लिए कर रहा है, पैसा वो वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और पैसा ले कहाँ से रहा, पेमेंट कहाँ से ले रहा है ये, तो ये पेमेंट ले रहा हमारे राजस्व से ले रहा, हमारे इंडिया के राजस्व से ले रहा, सबसे बड़ी बात। और ये कब होती है, 1793 के आपके चार्टर एक्ट में होती है, इससे ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो आपको लक्ष्मीकांत में भी नहीं मिलेगा ऐसा, हाँ, इसलिए मैं कई जगह से ढूंढ ढूंढ के आपको पढ़ा रही हूँ, तो आपको इसको ध्यान से सुनना और समझना भी है। तो इसलिए यहाँ पे ये कहा गया था कि ड्रेन ऑफ वेल्थ, यहाँ यानी कि देखिए जो ब्रिटिश थे ना, वो तो ठीक है कि आए ठीक हो, आप व्यापार कर रहे हो, हमें भी रोजगार मिलता सब कुछ है, लेकिन ये इतना घटिया वाला काम कर जाते थे ना कि हम रहते तो हमारे यहाँ थे, इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने ब्रिटेन में कर रहे थे जाके। ये सबसे बड़ा गंदा काम था इनका कि पैसा हमारा था,
अब पैसा ले कहाँ जा रहे थे, वो ब्रिटेन पे खर्चा कर रहे थे। देखिए वो तो जीडीपी करना पड़े होंगे ना, आप लोग जीडीपी इंक्लूड कहाँ होती। प्रियंका ने जाके वहाँ पे जो राजदूत वगैरह होते हैं, तो राजदूत यदि यहाँ रहे, इनका जीडीपी में हमारे नहीं इंक्लूड होगा। यदि यूएसए का राजदूत हमारे यहाँ रह रहा है, ये जीडीपी में हमारे इंक्लूड नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये अपना पैसा जाके वहाँ खर्च करने वाला है। और वहीं पे ना कोई विदेशी आके हमारे यहाँ पे रह गया, परमानेंटली रह गया, वो उसका जीडीपी में इंक्लूड होगा। क्यों इंक्लूड होगा भाई? बात तो ये की ना, विदेशी ही आ रहा तो इंक्लूड इसलिए होगा क्योंकि वो हमारे यहाँ ही है, हमारे यहाँ का पैसा ले रहा और हमारे यहाँ पैसा इन्वेस्ट भी कर रहा है, तो इसलिए जीडीपी हमारी बढ़ेगी क्योंकि उसका पैसा हमारे यहाँ ही लग रहा है। तो इसलिए ये सारी बातें आपको पूरा एक समझ के चलना होता है। और अंग्रेजों ना, यही जो अंग्रेज थे यही घटिया काम करते थे कि खाते यहाँ का थे, ले जाके वहाँ पूरा डेवलप करते थे। ठीक है भाई, व्यापार करो आप, लेकिन यही डेवलप करो तो बेहतर है ना। और जो डेवलप भी कर रहे थे तो उनको पता था, जो ये पोर्ट वगैरह कुछ बनाए, पटरियाँ वगैरह, ट्रेन वगैरह, तो वो ये नहीं बनाए थे कि आगे चल के भारतीय मजा करेंगे बढ़िया। फिर जितनी मतलब आपकी ये जो मेट्रो ट्रेन चलाएंगे, या सारी ट्रेनें जितनी भी अभी चल रही हैं वो सब डेवलप करेंगे। उनका मकसद बिल्कुल भी नहीं था। मकसद ये था कि भैया खर्चा ज़्यादा लग रहा है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, व्यापार सही से चल नहीं रहा, इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि थोड़ा ऐसी व्यवस्थाएं लानी चाहिए कि हम अपना आसानी से कर सकें। लेकिन हमने क्या किया, उनका नकल उतारने में नंबर 1 थे। ले ही ले के भैया ले ही गए हो तो चलो ठीक है, सौगात में अब आ ही जाता है। ये पुलिस प्रशासन वगैरह सारा चीज़ें व्यवस्था करते थे, काहे के लिए करते थे? वो अपना ये नहीं सोच रहे थे ना। यहाँ पे ना उन्होंने जो गलती की थी, हमें पढ़ा के गलती कर दी थी। उनको लग रहा था कि ये शिक्षित होंगे तो हमारा क्या होगा कि वहाँ से ब्रिटेन से लाते थे लोग, मज़दूर लाते थे तो वो महँगे पड़ते थे। यहीं के लोग शिक्षित होंगे, यहीं के काम करेंगे तो इनको सस्ते में मिल जाएँगे। ये इस मकसद से कर रहे थे। इनका मकसद है ना बहुत गंदा वाला होता था। आप जब स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, वहाँ पे जो आपका आता है, गांधी जी के पहले के शासन युग की बात पढ़ेंगे, और युग के पहले के ही पढ़िएगा आप लोग। उसमें ना जितना भी बंगाल विभाजन हुआ, जो भी आपका सूरत अधिवेशन वगैरह, उससे पहले की भी जो घटनाएँ हुई, उन सब में देखेंगे उनका मकसद एक ही रहता था, वो भी गंदा वाला रहता था कि अपना विकास करना है और अपने में इनका विकास हो जाए गलती से तो वो ठीक-ठाक है, वरना करना नहीं है इनका विकास। ठीक है? तो इसमें ये सारी चीज़ें थी। अब आता है ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा, इसी एक्ट के तहत दिया गया था। और अब आता है यहाँ पे कि 1713 का चार्टर एक्ट। 1713 के चार्टर एक्ट की आप बात करोगे तो इसमें क्या हुआ था कि जो आपका कंपनी का था ना, सॉरी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है, इसे थोड़ा देख लीजिएगा। तो इसमें क्या किया गया 1713 के चार्टर एक्ट में, क्योंकि 1793 में ही आपका 20 वर्षों के लिए बढ़ाने की बात कर दी गई थी, तो इसलिए आपको बिल्कुल मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें कैसे दिया गया है। तो जब भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि कब बढ़ाने की बात की गई थी तो आप यही मार्क करोगे। ठीक है, 1793 का एक्ट जो था। अब यहाँ पे आता है 1713 में जो एक इम्पॉर्टेंट बात आपकी आती है, वो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात क्या थी कि कंपनी के जितने भी एकाधिकार थे वो छीन लिए गए। अब धीरे धीरे पहले कंपनी को दिया गया सब कुछ, अब छीना भी जा रहा, क्योंकि वो ज़्यादा ही कुछ और भी मतलब करते, दो थोड़ा बना बहुत ज़्यादा लेते थे। तो इसमें क्या किया गया कि इनके व्यापार के एकाधिकार को छीन लिया गया। अभी पूरे तरीके से नहीं छीना गया, पूरे तरीके से यहाँ पे नहीं छीना गया है। अभी एकाधिकार का मतलब छीन लिया गया का ऐसा नहीं कि इनसे सब कुछ ले लिया गया। अब ये था कि पहले एक ही आके यूरोपीय व्यापार कर पाता था, भैया यहाँ पे खुली छुट्टी दे दी गई। क्या कर दिया गया यहाँ पे कि चाय और चीन जो था, चाय के साथ और चीन के साथ व्यापार जो था ना, उसे लागू रखा गया। यहाँ पे कई बार पूछा गया है कि कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कब किया गया था, तो 1813 के चार्टर एक्ट में समाप्त किया गया था। एकाधिकार समाप्त करने का मतलब कि सिर्फ एक ही कंपनी आके यहाँ व्यापार नहीं करेगी, यूरोप की जितनी कंपनी आना चाहती हैं वो आए और इंडिया में व्यापार करें, जैसे यहाँ खैरात खुला था। ठीक है, तो यहाँ पे ये समाप्त कर दिया गया कि अब एक को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि लड़ पड़ते थे वो आपस में ही। तो उनके एक अधिकार को समाप्त करके भैया आप को यहाँ पे आके व्यवसाय करने का अधिकार है, दूसरे वालों को भी है, दूसरे यूरोपीय लोग भी आके यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। तो कुछ ये वाला किया गया। तो जब भी पूछा जाए आपसे कि कंपनी के एक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो वहां पे कब किया गया, 1813 के चार्टर एक्ट में किया गया था।
और यहाँ पे सिर्फ अभी 2 चीज़ों का नहीं किया गया था। तो चाय और चीन के साथ व्यापार कब तक लागू रहा आपका? 1833 तक रहा था, ठीक है? तो यहाँ पे चाय और जो चीन के साथ व्यापार था, तो इसको क्या किया गया? अभी उसी तरीके से एज़ इट इज़ रखा गया तथा पूर्वी भारत यानी कि यूरोप में अफ़ीम का व्यापार भी अभी शेष बचा हुआ था। तो ये कुछ चीज़ें थी जिन्हें अभी बचाया गया था। इसमें था कि ठीक है, कोई एक ही कर सकता है। अब आता है 1833 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत क्या होता है कि यहाँ पे अब क्या किया गया, ये देखिए लिखा भी है कि कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत में व्यापार करने के लिए खुली छूट दे दी गई। भैया जाओ, जैसे उन्हीं के पापा जी का एरिया हो, जाओ व्यापार करो, मजे करो। उस तरीके से वहां पे अब वहां के लोग, कोई भी आ सकता था, यहाँ पे कोई भी व्यापार कर सकता था, कोई भी पैसा कमा के लौट के जा सकता था हमें। और अब आता है 1833 का। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। देखिए, जो मेन मेन इंपॉर्टेंट बातें मैं सिर्फ उतना बता रही हूँ आपको, ठीक है? तो यहाँ पर जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे क्या कहा जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, सो आप प्लीज छाप लीजिए यहाँ पे कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब कहा जाने लगा था? 1833 के चार्टर एक्ट में। तो एक बार नाम कब चेंज हुआ था गवर्नर का? तो एक बार जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल बस कहा जाता था, ठीक है? जो बम्बई था, मद्रास था, कोलकाता था, उन 3 प्रेसिडेंसियों को मिलाने के बाद। अब इसके बाद यहाँ पे जो 1833 में आता है कि यहाँ पे इसे भारत का कहा जाने लगता है। अब सिर्फ बंगाल का ना रहा, वो वही भारत का हो चुका है 1833 में। दोनों में अंतर समझिएगा कि पहले सिर्फ बंगाल का था, 3 प्रेसिडेंसियां उसमें शामिल थी, लेकिन अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो आपके पहले भारत के गवर्नर जनरल कहे जाने वाले जो व्यक्ति थे, जो पर्सनालिटी थी, आपको देखने का मिलेगा। उनका नाम भी कई बार पूछा गया है। विलियम बेंटिंक जो थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे इससे 2-3 कंसेप्ट क्लियर हुए। अब आता है कि कंपनी के समस्त अधिकार को अब क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि पहले का अधिकार 1813 में समाप्त किया गया, लेकिन अब चाय और चीन वाला जो था, यूरोप के साथ अफीम वाला था, उसको भी क्या कर दिया जाता है? 1833 के चार्टर एक्ट में समाप्त कर दिया जाता है। और इसमें क्या किया जाता है, एक और इम्पोर्टेंट बात आप थोड़ा सा इसमें ऐड कर लीजिए कि इसी एक्ट के तहत भारत में एक विधि आयोग का गठन किया गया और इसके पहले अध्यक्ष जो बनते हैं, लॉर्ड मैकाले बनते हैं। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि यहाँ पे किसका गठन किया गया था? तो भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग, ठीक है? तो इसको हमें ध्यान रखना है बहुत अच्छे तरीके से कि यहाँ पे क्या कैसे किया गया है। तो इसको आई होप कि समझ में आपको आया होगा। और इसके जो पहले हेड बनते हैं ना, वो लॉर्ड मैकाले बनते हैं। जरा इसको आप नोट कर लीजिए। विधि यानी कि लॉ कमीशन जो था, आज भी चल रहा है आपका। तो पहली बार कब इसका गठन किया गया था? वो था आपका 1833 के चार्टर एक्ट में। 1833 के चार्टर एक्ट में पूरे व्यापार का एकाधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। तो इन 2 बातों को, जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, और कंपेयर करके देखिए, रट्टा मारेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी याद नहीं होगा। एक समझ के पढ़िए, अच्छे स्टूडेंट की तरह आपको सारी चीजें याद होगी, कुछ भी भूलने वाला भी नहीं है। बट रट्टा मारने से कुछ होगा नहीं, ठीक है? इसलिए रट्टा मारने की जरूरत नहीं है आपको, और ना ही रट्टा मारने की आप लोग कोशिश करिए। अब आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इसमें भी हम लोग बात कर लेते हैं कि 1853 के जो चार्टर एक्ट में था वो क्या क्या था। देखिए, 20 साल का बढ़ाया गया था, तो 20-20 साल का आप गैप करके और देख सकते हैं कि 20 साल में किस तरीके से पहले 93 में आया, फिर कब आता है 1793 में, फिर 1813 में, फिर 1833 में, फिर 1853 में। कोई बहुत बड़ा बात नहीं, ठीक है? और इसमें क्या क्या हुआ, एक सीक्वेंस है पूरा। अब आता है यहाँ पे कि इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की परिषद के कार्यों का पृथक्करण किया गया। ओ माय गॉड, यहाँ पे ना और बड़ा बवाल हो चुका था कि जो गवर्नर जनरल था, उसके परिषद के जो कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया गया था। कब? 1853 का जो आपका एक्ट आता है इसमें, यानी कि जो इनका काम था, इनको अलग किस तरीके से किया गया। एक को प्रशासनिक था और एक को विधायी था। देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, हो सकता है कि एज इट इज आपको जो मैं अभी बता रही हूँ
तो इसमें से ना यहाँ पे जो किया गया ये प्रशासनिक और विधायी, मतलब मेन इसका यही था कि प्रशासनिक और विधायी को ही अलग करना था, और इन दोनों को ही थोड़ा अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, क्योंकि बड़े चालाक थे यार ये लोग अंग्रेज, मतलब क्या कुछ नहीं करके गए, हमारे देश को बर्बाद करने में कोई कसर छोड़ते नहीं है। इनमें देखिए कि ये था, और इसी एक्ट के तहत क्या किया गया था कि भारत में सिविल सेवा की शुरुआत भी की गई थी। तो ये जो सिविल सेवा की अभी हम लोग बात कर रहे हैं, सिर्फ शुरुआत की गई थी। यहाँ पे ना कई बार आया था कि अ, इसमें क्या किया जाए, हमें अधिकार दिए जाएँ। ऐसा नहीं था कि ये पहली बार कोई बात की जा रही थी, नई बात थी। 1833 के अधिनियम में भी बात की गई थी कि इंडियन जो है उनको भी क्या किया जाए, यहाँ पे आप उनको भी अधिकार दो कि वो भी जो सिविल सेवा की परीक्षा है वो दे सके। लेकिन 1833 में ना विरोध कर दिया गया, और उसके बाद से वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उन्होंने विरोध किया, और वो ये प्रावधान पूरा समाप्त कर दिया गया कि अब ये परीक्षा इंडियन के लिए नहीं खोली जाएगी। लेकिन 1853 में ये परीक्षा फिर आखिर में शुरू हो जाती है। तो जब भी आपसे कभी पूछा जाए कि यहाँ पे जो सिविल सेवा की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुई थी, तो आपका ये आएगा कि 1853। ठीक है। और यहाँ पे मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिविल सेवा के संबंध में कौन सी समिति का गठन किया गया था। अभी 1919 में भी इसके कुछ बातें हैं जो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या किया गया कि सिविल सेवकों के लिए तो खुली भर्ती दी गई, और इस प्रकार क्या किया गया कि सिविल सेवा यानी कि भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई। और इसके लिए 1854 में यानी क्या किया गया कि भारतीय सिविल सेवा के संबंध में कौन सी कमेटी बैठाई गई थी, मैकाले। प्लीज इसे नोट करिए, कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो सिविल सेवा से रिलेटेड किस एक्ट के तहत, 1853 के एक्ट के तहत ये एक मैकाले समिति का गठन किया गया था। और किसके लिए, सिविल सेवा के लिए, भारतीयों के लिए। ठीक है, कि जब भारतीयों के लिए सिविल सेवा की बात की गई थी, और इससे क्या हुआ कि कंपनी के शासन को विस्तारित कर दिया गया, और भारतीय क्षेत्र को क्या किया गया कि इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार। कभी कभी ना लॉलीपॉप दे देते थे कि ओ हमारे लिए खोल दिया, अब आधे क्षेत्रों को तो अपने में ही रखेंगे। और यहाँ पे लेकिन क्या हुआ कि पूर्व अधिनियमों के विपरीत इनमें किसी निश्चित समय का निर्धारण नहीं किया गया था, और इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी की शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। अब यहाँ से ये स्पष्ट हो चुका था कि अभी तो एकाधिकार ओकाधिकार सब चल रहा था, अब इसका शासन ना अच्छे तरीके से निपटेगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। पहली बार ऐसा हुआ था जब क्या किया गया था कि भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में, कहाँ पे, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में आपका क्या किया गया कि स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव कहाँ से किया जाना था। 6 नए सदस्य थे, और इनमें से 4 का कहाँ पे 6 नए सदस्य थे, गवर्नर जनरल की परिषद पे थे। ठीक है। तो इनमें से 4 चुनाव कहाँ से किए जाने थे, बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाना था। तो थोड़ा सा ना इस बात पे नज़र रखिएगा आप लोग कि क्या क्या यहाँ पे होता। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और इस पीडीएफ में ना कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ियाँ हैं। सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, और इसीलिए मैं लिखवा रही हूँ, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ लिखें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी बहुत आशिक हैं आप पीडीएफ के, तो आप वेबसाइट पे जाइए, पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, जो कमियां हैं उसे थोड़ा सुधार लीजिएगा। बाकी क्योंकि प्रिंट है, अब मतलब करने वालों से हो जाता है मिस्टेक, तो आप क्या ही कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए मैं फिर से सॉरी बोलती हूँ। तो यही है कि आप लिखें, वरना आप ही इसके लिए जिम्मेदार होंगे फिर आप मेरी बात मान नहीं रहे तो। अब हम बात करेंगे कल आपका जो है ताज का शासन, क्योंकि यहाँ से ये कुछ बातें हैं इंपॉर्टेंट है, और इनको कल रिवाइज करके आइएगा। पहले क्वेश्चन पूछूंगी, उसके बाद ही हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे ताज के शासन यानी कि 1858 से लेके जो आता है आपका 1947, हम इसकी बात करेंगे कि इस टाइम पीरियड में क्या क्या हुआ, और हम फाइनली आज़ाद भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आज़ाद तो हो ही चुके हैं। ठीक है। और कल इसमें भी हो जाएंगे, और आप लोग बस पढ़ते रहिए, अच्छे तरीके से पढ़िए, ताकि, और आज के लिए आपका एक और होमवर्क है कि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर जिसके भी पास हो, और नहीं है तो आपको चाहे विजन की वेबसाइट पे जाइए, चाहे दृष्टि की वेबसाइट पे जाइए, चाहे यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, मतलब ये कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनकी वेबसाइट पे जाएंगे आप लोग ना, वहाँ पे क्या होगा कि
आपको एक टॉपिक वाइज अलग-अलग रहता है कि चलो ठीक है, संवैधानिक जो इतिहास है हमारा या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आए, विधायिका से कैसे, लेजिस्लेचर से कैसे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा आसानी होती है। ये हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़रा देखिएगा कि किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं। अब देख के ना फिर मुझे बताना भी है आपको, ठीक है, कि हाँ बिल्कुल, मतलब कि हमने क्वेश्चन देखे हैं या नहीं देखे हैं, वो सारी चीज़ें आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करनी है। बिल्कुल थोड़ा सा हाथों को कष्ट दे लेना है, आप भी एक्टिव रहेंगे तो पढ़ाने में मज़ा आएगा, वरना आप एक्टिव नहीं रहोगे तो फिर कोई बात ही नहीं है, वहाँ पे फिर ज़्यादा उतना एनर्जी नहीं रह जाती है। इसलिए आपसे कुछ नहीं चाहिए, कोई पेमेंट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपका थोड़ा-सा सपोर्ट चाहिए, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है? और इसमें भी आपका ही फ़ायदा है, मैं अपने फ़ायदे के लिए कतई कुछ भी नहीं कह रही हूँ कि आप क्या करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें, डज़न्ट मैटर, म कुछ मत करिए, बस आप खुद से पढ़िए आप, और आपको जो भी जहाँ पे समस्या हो रही है, उसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके आगे जो भी समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वरना मुझे पता कैसे चलेगा, ठीक है? सो आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद नहीं, समझ में आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप बेझिझक बोल भी सकते हैं। सो थैंक यू।